हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। रात का वक्त था। सारा दिन घूमते फिरते बिता के संजू डिम्पी को छोड़ने जा रहा था कि डिम्पी उससे बोली, संजू कार रोकना, चलना, बाउली में चलते हैं, चलना, मस्ती करेंगे, मजा आएगा। संजू बोला, तू पागल हो गई है क्या डिम्पी? हाँ, इतनी रात को मैं न जा रहा बाउली में। डिम्पी फिर भी अड़ गई वहां जाने के लिए और कहा, और कितना फट्टू है तू, चलना। डिम्पी की जिद के सामने संजू को हार माननी पड़ी और उसने गाड़ी साइड लगाई। डिम्पी की एक्साइटमेंट उसके चेहरे पे झलक रही थी। उसने संजू, जिसका मूड एकदम ऑफ हो चुका था, उससे कहा, अरे यार, बस 15 मिनट की तो बात है, चलना। संजू थक हार के डिम्पी को लेकर धीरे धीरे अंदर जा रहा था। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बजे थे और सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी। बाउली के अंदर सीढ़ियों से जब वो नीचे उतर रहे थे तब संजू ने एक लड़की को छत पे दौड़ के पानी की ओर जाते हुए देखा। रात को चांद की रोशनी में वो लड़की साफ दिखाई दे रही थी। संजू जोर से चीखा, अरे ओ मैडम, ओए! संजू इससे आगे कुछ करे गई, लेकिन आवाज ऐसी आई जैसे वो पानी में नहीं कहीं और ही गिरी। संजू डिम्पी को लेकर बाहर की ओर भागा। बाहर जाके देखा तो कार की छत पे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। यह डेंट क्यों और कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। संजू ने बिना टाइम वेस्ट किए वहां से भागना ही बेहतर समझा। सारे रास्ते वो अपना गुस्सा डिम्पी पे निकालता रहा। उतर गया भूत तुम्हारे सर से? बाउली में जाना है, बाउली में जाना है। जवाब में डिम्पी ने एक शब्द नहीं बोला और बस रोती रही। सर्दी की उस रात चारों तरफ सन्नाटा था और गाड़ी के अंदर भी अब सन्नाटा था। संजू ने डिम्पी को उसके घर पे उतारते वक्त खुद के बिहेवियर के लिए उससे सॉरी कहा और अपने घर की ओर निकल गया। डिम्पी की मां ने जब दरवाजा खोला तो गुस्से से उनका चेहरा तमतमा रहा था। संजू की वजह से मोहल्ले में डिम्पी पूरी तरह से बदनाम थी और आज तो हद ही हो गई। रात 1 बजे घर छोड़ने आया था संजू। डिम्पी की मां ने उसे दरवाजा खोलते ही बोल दिया, जान, निकल जा मेरे घर से, अपनी शक्ल मत दिखाना। जहां 2 दिन से थी, जा वहीं जाके मर। इतना कहते कहते उन्होंने डिम्पी के चेहरे पर ही दरवाजे को बंद कर दिया। डिम्पी ने भी तुरंत संजू को फोन कर दिया, जो अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने तुरंत गाड़ी रिवर्स करी और डिम्पी को पिक करने वापस आ गया। डिम्पी को पिक करके दोनों वापस उस बाउली के सामने से गुजरे। दोनों चांद की रोशनी में सड़क के उस पार उसी बाउली को देखते हुए जा रहे थे कि जब एक लड़की अचानक गाड़ी के सामने आ गई थी और बाउली को देखते वक्त इन दोनों ने सामने नहीं देखा। दोनों कुछ देर तक सड़क पे पड़ी उस लड़की को देखते रहे और उसके बाद डिम्पी चिल्लाई, भाग संजू, भाग यहाँ से, भाग। संजू गाड़ी स्टार्ट करके भागा तो जरूर, लेकिन पूरे वक्त उसके दिमाग में एक ही सवाल था, कहीं अगर वो लड़की जिंदा होगी तो, कहीं अगर मदद मिलने पर वो बच जाती। संजू को डिम्पी रात के वक्त जबरदस्ती बाउली के अंदर ले गई थी, जहां उन्होंने एक लड़की को छत से पानी में छलांग लगाते देखा था।
बाहर भागे तो संजू की गाड़ी की छत पर एक बहुत बड़ा डेंट था। डिम्पी जब वापस घर लौटी तो उसकी मां ने उसे गुस्से में घर से ही निकाल दिया और वो वापस संजू के साथ ही गई। रास्ते में उनकी गाड़ी से बावली के ठीक सामने हुआ एक एक्सीडेंट। संजू सड़क पे पड़ी उस लड़की को देखते रहा और फिर डिम्पी चिल्लाई, भाग संजू, भाग यहाँ से, भाग। संजू ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकली। संजू डिम्पी को लेकर अपने घर तो नहीं जा सकता था, इसलिए सीधा अपने फार्म हाउस पहुंचा। वहां पहुंच के वॉचमैन से चाबी मांगी तो वॉचमैन बोला, साहब अभी 5 मिनट पहले तो आप कमरे की चाबी लेकर कमरे में गए थे, चाबी कहीं गिर गई क्या आपसे? संजू वैसे ही अब तक घटी सारी घटनाओं से बहुत चिढ़ा हुआ था और इस बदतमीजी पे तो बिल्कुल पागल हो गया। न जाने उसे क्या सूझी कि उसने वॉचमैन को 2 थप्पड़ मारे और उसके बाद दौड़ता हुआ कमरे की तरफ गया। कमरे का दरवाजा सच में खुला था और लाइट्स भी ऑन थी। दबे कदमों के साथ संजू डिम्पी को लेकर जब कमरे में घुसा तो उसे कमरे में एक औरत दिखाई दे रही थी जो दीवार की तरफ मुंह किए खड़ी थी। संजू सिर्फ उसकी पीठ देख पा रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है आप और यहां क्या कर रही हैं? यह सुनकर डिम्पी ने कहा, संजू तू किससे बात कर रहा है? संजू का जवाब था, दिमाग से तो मंद हो ही तुम, आंख से भी अंधी हो गई हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही सामने वो औरत खड़ी है? डिम्पी ने संजू को झक छोड़ते हुए कहा, संजू वो बस एक एक्सीडेंट था यार, तुम्हें आराम की ना सख्त जरूरत है। देख वहां पलट के देख, कोई नहीं है। संजू ने जब पलट कर देखा तो वाकई वहां पर कोई औरत नहीं थी। पर अब संजू का गुस्सा डिम्पी पे जैसे बॉम्ब की तरह फूट पड़ा। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ना तो उस बाउली में घुसने की जिद करती और ना ये एक्सीडेंट होता, और ऊपर से ऐसे बन रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नरक कर रखी है तुमने मेरी जिंदगी। अगर मिनिस्ट्री लेवल में किसी को कुछ पता चल गया ना तो पापा की इज्जत तो जाएगी, और अगर मेरी फैमिली के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो तू भी जिंदा नहीं रहेगी, समझ गई? डिम्पी तो इन सब के बाद रोते रोते सोने चली गई, लेकिन संजू पूरे वक्त टीवी पे न्यूज चैनल देखता रहा, लेकिन किसी भी एक्सीडेंट की कोई न्यूज नहीं आई। हादसा देर रात हुआ था, इसलिए एक पूरे दिन इंतजार करके अगले दिन का न्यूज पेपर देखा तो उसमें भी कुछ नहीं था, और हादसे के बारे में ना ही किसी न्यूज चैनल पर कोई खबर थी। संजू से जब रहा नहीं गया तो उसने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और सीधे वहां पहुंचा जहां उस रात एक्सीडेंट हुआ था। आसपास की दुकानों और अगल बगल के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि पता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ या नहीं, पर कल सुबह जब हम यहां आए थे तो बहुत पुलिस थी यहां और बाउली के अंदर भी। संजू तुरंत अपनी गाड़ी में वापस बैठकर कुछ दूर गया ही होगा कि एक आवाज आई। संजू और डिम्पी जब रात को संजू के फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया था। मौकाई वारदात से संजू और डिम्पी भाग गए थे। तकरीबन 2-3 दिन तक जब ना ही किसी न्यूज़पेपर और ना ही किसी न्यूज चैनल में इसका जिक्र हुआ तो संजू के भी दिमाग में कई सवाल उठे और उसने उस जगह पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि ऐसी किसी घटना के बारे में वहां किसी को कुछ नहीं पता है। संजू तुरंत अपनी गाड़ी में वापस बैठा और कुछ दूर गया ही होगा कि एक आवाज आई। संजू ने अपनी गाड़ी साइड लगाई और उतर के देखा तो गाड़ी का साइलेंसर टूटा हुआ था, पर गाड़ी के
टूटे साइलेंसर से भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज थी उसकी गाड़ी पर लगे खून के छींटे। उसने तुरंत गाड़ी के सामने वाले हिस्से को चेक किया तो खून के छींटे वहां भी थे। संजू वापस गाड़ी में बैठा और जितनी तेजी से वापस अपने फार्म हाउस पहुंच सकता था पहुंचा। उसने जाते के साथ ही गाड़ी गार्डन में लगाई और गाड़ी पर खून के छींटे लगे हुए थे, इसलिए किसी और से वो कह भी नहीं सकता था गाड़ी साफ करने के लिए, लिहाजा खुद ही गाड़ी को साफ करने लगा। संजू जितना उन दागों को साफ करने की कोशिश करता, वो दाग उतने ही ज्यादा उभर कर सामने आ रहे थे। संजू के सर से पसीना चूते जा रहा था कि तभी अचानक पाइप से आता हुआ पानी बंद हुआ। संजू ने पलट कर देखा तो डिम्पी पाइप पे पांव रखे खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। संजू का गुस्सा सातवें आसमान पे था। उसने चिल्लाते हुए कहा, सुनो ये डिम्पी की बच्ची, जब देखो तब मजाक, तुझे आइडिया नहीं है कि यहां क्या हो रहा है? तेरी ये छिछोरी हरकतें 24 घंटे मेरे सामने ना किया कर। डिम्पी ने तुरंत अपना पैर पाइप से हटाया। संजू ने पलट कर वापस गाड़ी धोनी शुरू की ही होगी कि पानी एक बार फिर से रुका। इस बार संजू चिल्लाते हुए पलटा, डिम्पी बहुत हो गई तेरी। संजू का चिल्लाना सुनने के लिए डिम्पी वहां खड़ी ही नहीं थी, पर पाइप न जाने कैसे ठीक वहीं से दबा पड़ा था जहां से डिम्पी ने दबाया था। इसके पहले कि संजू कुछ सोच या कर पाता, पॉकेट में पड़ा उसका फोन बजा। फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, मालको थाने से बोल रहा हूँ, आप जरा जल्दी यहाँ आ जाओ, आप पे मर्डर का केस लगा रहे हैं। छोरी के माँ बाप भी इधर ही बैठे हैं, आप चिंता ना करो जी, आप बस 5 मिनट के लिए फॉर्मेलिटी करने आ जाओ। संजू ने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैंने कोई मर्डर किया है? तो उधर से आवाज आई, मालको आपकी गड्डी से बाउली के पास में एक्सीडेंट हुआ है, वो सीसीटीवी फुटेज भी है ना हमारे पास, आप परेशान मत हो, हम लोग पिछली दफे की तरह सारे सबूत मिटा देंगे, आप बस आ जाओ। संजू और डिम्पी जब अपनी गाड़ी से फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे तो उनकी गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। मौका वारदात से वो भाग निकले, लेकिन अगले 2 दिनों तक न ही न्यूज़पेपर में कोई खबर आई और न ही किसी न्यूज चैनल पर। इन 2 दिनों में संजू के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। लोकल थाने से संजू को एक फोन आया और पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया, मालको थाने से बोल रहा हूँ, आप जरा जल्दी यहाँ आ जाओ, आप पे मर्डर का केस लगा रहे हैं। छोरी के माँ बाप भी इधर ही बैठे हैं, आप चिंता ना करो जी, हम सब संभाल लेंगे हर बार की तरह, आप बस 5 मिनट के लिए फॉर्मेलिटी करने आ जाओ। मंत्री का बेटा होने का बहुत गुमान था संजू को, इसलिए बेफिक्र होकर वो थाने चला गया। संजू वहां जब पहुंचा तो इंस्पेक्टर ने उसे बिठाया और उसका मोबाइल फोन मांगा। संजू ने जब देने से मना कर दिया तो इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसा है सर, चुपचाप मोबाइल दे दीजिए, नहीं तो बेकार ही डंडे पड़ेंगे आपको। संजू ने चिल्लाते हुए कहा, तू पागल हो गया है क्या? जानता नहीं मेरा बाप कौन है? एक फोन घुमाऊंगा तेरी वर्दी उतर जाएगी अभी के अभी। सुनकर इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, सर आपके पापा जो थे वो पुराने मंत्रिमंडल में थे, सरकार बदली तो आपके पिताजी का पावर भी, और वैसे भी इस बार आपके अगेंस्ट में पुख्ता सबूत है डिम्पी के मर्डर के। डिम्पी का नाम सुनते ही संजू पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, सुबह सुबह मैंने नहीं, आपने चढ़ा रखी है। डिम्पी का मर्डर? डिम्पी मेरे साथ ही थी फार्म हाउस पर। पुलिस ने संजू को इत्मीनान से बैठाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाई, वो भी 2 दिन पहले की, जिसमें साफ साफ दिखा कि संजू और डिम्पी वहां बाउली के अंदर घुसे तो थे, पर वहां से अकेला संजू ही बाहर आया था और संजू अपनी गाड़ी चलाकर आगे चला गया।
उसके ठीक आधे घंटे बाद की सीसीटीवी फुटेज थी, जहां डिम्पी रास्ते को पार कर रही थी और संजू की गाड़ी से टकराकर डिम्पी की रास्ते पर ही तड़प तड़प कर डेथ हुई थी और संजू बस अपनी गाड़ी से वो देखता रहा। संजू ने सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ भी देखा वो देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इंस्पेक्टर ने आगे बोलना शुरू किया। जनाब, नंदिनी तो याद होगी आपको। 3 साल पहले आप ही ने उसको प्रेग्नेंट किया था ना, और फिर इसी डिम्पी के लिए उसे छोड़ दिया था। बेचारी छोरी रोज रोती है, रोज हमारे सपने में आती है, कहती है डैडी इंसाफ दिला दो, इंसाफ दिला दो। कुछ नहीं कर पाया मैं उस लड़की के लिए। उसी बावली की छत से कूद के उसने अपनी जान दी थी। तो जैसे लड़के के लिए तो माल को इब्दा जेल में जाना पड़ेगा, जेल में टाइम बिताना पड़ेगा। डर ले भाई, इसने डाल दे अंदर, अब तक खातिर करेंगे इसकी जम के। संजू को डिम्पी के मर्डर के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। एक सवाल जो आज भी सवाल बने हुए हैं वो ये कि संजू के साथ उसकी गाड़ी में कौन था। बचपन से आपने और हमने यही पढ़ा है कि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, पर जान के आप भी चौंक जाएंगे कि चेरापूंजी से 16 किलोमीटर दूर मोहसिन राम वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेहा और रविकांत की शादी बस नाम भर की ही बची थी। झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स सब इतने ज्यादा हो गए थे कि उनके दोस्तों ने एक सरप्राइज ट्रिप बुक किया था, एक आखिरी मौके के तौर पे। रविकांत किसी भी हालत में नेहा से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन नेहा को छोटी से छोटी बात पे शक करने की बहुत बुरी आदत थी और रविकांत के रोज ऑफिस से लेट आने को भी उसने बहुत बड़ा इश्यू बना दिया था। शिलोंग से उन दोनों ने टैक्सी और अपने होटल जिम एंड जोन्स की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते में सिर्फ पहाड़, बरसात और बाहर जितनी बरसाती बूंदों का शोर था उतनी ही गाड़ी के अंदर खामोशी थी। होटल पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। रिसेप्शन पे स्टाफ ने कहा, सर आप डिनर क्या करेंगे? रविकांत ने कहा कि मैं रूम में पहुंच के अभी थोड़ी देर में आपको फोन करके बताता हूं। दोनों कमरे में पहुंचे, इतने थके हुए थे कि जाते ही लेट गए। उनके लेटते ही उनकी आंख लग गई थी जो कमरे में रखे फोन की घंटी से खुली। रविकांत ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, सर डिनर ऑर्डर करेंगे आप? रविकांत आधी नींद में था, इसलिए गुस्से से बोला, क्या अजीब आदमी हो यार, अभी रूम में घुसे नहीं कि डिनर 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 लगा रखा है, फोन रखो। इतना कह के गुस्से में उसने फोन काट दिया और तकरीबन 11 बजे रूम सर्विस को फोन किया तो उसने बोला, सॉरी सर, एक्चुअली यहां रात 9 बजे के बाद किचन बंद हो जाता है, इसीलिए आपसे बार बार पूछ रहा था पर आपने डांट दिया सर, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। रविकांत बताना तो चाह रहा था पर नेहा से फिर से झगड़ा होगा यह सोच के कुछ बोला नहीं, पर फोन से आती आवाज इतनी तेज थी कि नेहा ने सब कुछ सुन लिया था। नेहा ने कमरे में रखा एक वेफर्स का पैकेट उठाया। उतनी ही देर में हिम्मत जुटा के रविकांत बोला, दरअसल किचन बंद हो गया है, आसपास कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मैं 2 मिनट में फ्रेश होके आता हूं, फिर हम लोग बाहर चलते हैं। नेहा चुपचाप चिप्स खाती रही और कुछ नहीं बोली। रविकांत बाथरूम में ही था जब नेहा की जोर से चीखने की आवाज आई। वो हड़बड़ाता हुआ बाहर आया। नेहा बहुत डरी हुई थी, रोते रोते बोली, पता है मैंने वो चिप्स का खाली पैकेट फेंका और वो अपने आप भूल गया। रविकांत हंसा। शादी को बचाने के जिस मौके की उसे तलाश थी वो शायद उसे मिल गया था। उसने कहा, अरे बीवी तुम थक गई हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये देखो।
रविकांत ने पैकेट उठाकर मरोड़ दिया और कहा, कैसे वापस भूलेगा? मैं भी तो देखूं। रैपर फेंक कर कुछ सेकंड्स तक जब कुछ नहीं हुआ तो रविकांत कपड़े बदलने लगा और तभी एक आवाज आई। और ये देखकर नेहा दोबारा चीखी। नेहा को डरा हुआ देख रविकांत ने पैकेट उठाया और उसे फोड़ दिया। रविकांत और नेहा की टूटी हुई शादी को बचाने के लिए उनके दोस्तों ने उन्हें एक ट्रिप पे भेजा, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह मौसिनराम। मेघालय के मौसिनराम में उन्होंने जिम एंड जोन्स होटल में चेक इन किया, जिसका किचन रात 9 बजे ही बंद हो जाता था। नेहा ने जब चिप्स का खाली पैकेट फेंका वो अपने आप वापस भूल गया। जिसे देख वो जोर से चिल्लाई। फिर जब रविकांत के साथ भी यही हुआ तो उसने उस पैकेट को उठाया और फोड़ दिया। नेहा पूरी तरह से डर गई थी और वो इस कमरे में नहीं रह सकती थी। रविकांत और वो दोनों रिसेप्शन में गए और कहा कि उनको ये कमरा कुछ ठीक नहीं लग रहा, उन्हें दूसरा कमरा चाहिए। रिसेप्शन पर इस वक्त पैट्रिक था। उसने कहा, सर रूम तो कोई भी खाली नहीं है, कल सुबह ही मैं आपको कोई दूसरा रूम दे पाऊंगा। रविकांत अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, पर बात नेहा की थी। इसलिए उसने कहा कि अगर मुझे रात यहां लॉबी में भी बितानी पड़ी तो मैं और मेरी बीवी यहीं बिता लेंगे, पर उस कमरे में हम दोनों वापस नहीं जाने वाले। पैट्रिक ने कहा, आप 1 मिनट रुकिए सर। और फिर उसने किसी को फोन करने के बाद कहा, आइए सर, मैं आपको लेकर चलता हूं। रूम नंबर 113। यहां घुसते के साथ ही पलंग से एक अजीब आवाज आ रही थी जो पैट्रिक ने भी सुनी। उसने कहा, 1 मिनट रुकिए सर, मैं अभी देखता हूं। उसने पलंग के पास जाकर जब 1-2 बार जोर से मारा तो नीचे से एक बिल्ली निकली। इसे देखते ही नेहा चीख पड़ी और उसने रविकांत ने हंसते हुए पैट्रिक से कहा, एक बात बताओ यार, ये होटल है या भूत बंगला? जवाब में पैट्रिक ने बस इतना ही कहा, सर जो आप ठीक समझे, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। रविकांत ने सुनकर कहा, तो ये कस्टमर कहता है कि अब किचन खोलकर इनके लिए कुछ आप बनवा करके भेजिए। पैट्रिक ने कहा, एज यू से सर, आप मुझे बता दीजिए आप क्या खाएंगे, मैं कोशिश करता हूं बनवा देने। रविकांत ने अपना ऑर्डर दिया और कमरे में बस पैट्रिक के वापस आने का इंतजार ही करता रहा, क्योंकि पैट्रिक को गए हुए 1 घंटा बीत चुका था और खाना अभी तक नहीं आया था। रविकांत ने रिसेप्शन पर फोन किया और कहा कि मैं रूम नंबर 113 से बोल रहा हूं, पैट्रिक ने हमारे खाने का ऑर्डर लिया था, अभी तक आया नहीं है वो। फोन के दूसरे तरफ कुछ देर की शांति के बाद सिर्फ एक ही चीज सुनाई दी, सर यहां कोई पैट्रिक काम नहीं करता और रूम नंबर 113 पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है, आप वहीं रुकिए, मैं तुरंत पहुंचता हूं। रविकांत और नेहा को मौसिनराम के होटल जिम एंड जोन्स के कमरा नंबर 113 में पैट्रिक ने शिफ्ट किया था और उनके खाने का ऑर्डर भी लिया। जब 1 घंटे तक वो नहीं लौटा तो रविकांत ने रिसेप्शन पे फोन किया और सारी बात बताई तो सामने से बस एक आवाज सुनाई दी, सर यहां कोई पैट्रिक काम नहीं करता और रूम नंबर 113 पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है, आप वहीं रुकिए, मैं तुरंत पहुंचता हूं। रविकांत की हालत ऐसी थी कि उसे काटो तो खून नहीं। नेहा इस वक्त बाथरूम में थी।
इससे कि पहले रविकांत रिएक्ट कर पाए, जोन्स वहां पर दौड़ता हुआ आया और बोला, सर फटाफट सामान पैक कीजिए, इस कमरे में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है, प्लीज जल्दी से सारा सामान पैक कीजिए और चलिए सर मेरे साथ में। जोन्स ये बातें रविकांत से कर ही रहा था कि डोरबेल बजी। रविकांत ने दरवाजा खोला तो सामने खाना लिए पैट्रिक खड़ा था। उसे देखते के साथ ही रविकांत ने दरवाजा बंद किया और जैसे ही कमरे की ओर पलटा तो देखा जोन्स वहां कहीं नहीं है। इधर कमरे में जोन्स नहीं तो दूसरी तरफ दरवाजे पर लगातार एक दस्तक और साथ में पैट्रिक की आवाज, अरे सर क्या हुआ, डिनर मंगवाया था, अब मुंह पर दरवाजा बंद कर रहे हो, व्हाट हैपेंड सर, कुछ तो बोलिए। रविकांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आई होल से देखा तो पैट्रिक वहां सच में खाना लिए खड़ा था। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और पैट्रिक से पूछा, तुम कौन हो? ऐसा सवाल पैट्रिक के लिए थोड़ा अटपटा था। उसने पूछा, आपका मतलब सर, अभी तो आपसे मिला था, आपने डिनर का ऑर्डर भी दिया था। रविकांत ने कहा, नहीं मेरा अपना आईडी कार्ड दिखाओ मुझे। पैट्रिक ने तुरंत अपना आईडी कार्ड दिखाया और फिर रविकांत से पूछा, सर हुआ क्या है, आप बताएंगे मुझे? रविकांत ने पैट्रिक को सारी बात बताई तो उसने कहा, सर आई डोंट नो बट लोगों की बातों का विश्वास करूं तो यहां होटल के पुराने मालिक मिस्टर जोन्स की आत्मा भटकती है और जिस कमरे में आप अभी ठहरे हुए हैं वो उन्हीं का कमरा था। रविकांत अब इस कमरे में नहीं रह सकता था। उसने बाथरूम के अंदर गई हुई नेहा को आवाज लगाई, नेहा, और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। नेहा, फिर दरवाजे को खटखटाया, नेहा, तो भी कोई जवाब नहीं। नेहा, और उसके बाद पैट्रिक की मदद से दरवाजे को तोड़ा गया। नेहा बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ी थी और उसका शरीर ऐसा गर्म मानो जैसे आग उगल रहा हो। पैट्रिक ने कहा कि सर अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम मैडम को लेकर इमीडिएटली मेरे कमरे में चल सकते हैं। रविकांत ने भी सोचा कि इसके अलावा उसके पास इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है। उसने नेहा को तुरंत उठाया और पैट्रिक के साथ उसके कमरे की तरफ जा ही रहा था कि बीच रास्ते में नेहा की आंख खुली और उसने एक अलग सी भाषा में बोलना शुरू किया। रविकांत और नेहा मौसिमराम के जिम एंड जोन्स होटल में ठहरे हुए थे। जब तक पैट्रिक रूम में खाना लाया तब तक रविकांत के साथ कुछ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हुई कि रविकांत पैट्रिक को ही भूत समझने लगा। पर बाद में उसे पैट्रिक के इंसान होने पर यकीन हुआ और तब तक नजर गई बाथरूम के दरवाजे पर जो नेहा ने बहुत देर से खोला नहीं था। दरवाजा तोड़ा तो नेहा वहां बेहोश पड़ी थी। उसे बेहोशी की ही हालत में उठाकर वो पैट्रिक के कमरे की तरफ भाग रहे थे। अचानक नेहा की आंख खुली और अपने पैरों पर खड़े होकर उसने एक अलग सी भाषा में बोलना शुरू किया। रविकांत कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है कि तभी नेहा ने उसे बड़ी जोर का धक्का दिया और फिर खुद चिल्लाते हुए भागी और अपना सर दीवार पर मार दिया। नेहा के सर से खून बह रहा था और वो रोते रोते ही कह रही थी, रवि मुझे बचा लो, रवि मुझे बचा लो प्लीज, वरना मैं मर जाऊंगी। रवि मुझे बचा लो। रविकांत और पैट्रिक दौड़े दौड़े नेहा के पास गए कि एक बार फिर से नेहा की आवाज बदल चुकी थी।
पर इस बार उसने इन सारी आवाजों के साथ कुछ ऐसा कहा जिसने साफ कर दिया था कि वो नेहा नहीं थी, और जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे कारण क्या था। बहुत घमंड के साथ इस लड़की ने इस होटल में कुत्ते के साथ कहा था, छी 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 छी। कैसा होटल है, देख के ही लगता है जैसे अय्याशी का अड्डा है ये। इसे क्या मालूम कि कितनी मेहनत से मैंने ये होटल खड़ा किया था। पैट्रिक ने कहा, सर आप बस 2 मिनट के लिए इन्हें संभालिए, मैं तुरंत आता हूं। वो 2 मिनट ऐसे थे जो अगर तीसरे में बदलते तो रविकांत या नेहा में से किसी एक की जान जरूर जा सकती थी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ो। पैट्रिक वापस आया तो उसके साथ एक और आदमी था जो नाइट सूट में था। उसे देखते ही नेहा के चेहरे पर जैसे एक मुस्कान आ गई थी। ये लड़की हमारे होटल का मजाक उड़ा रही थी, अब कभी किसी का मजाक उड़ाने लायक नहीं रहेगी ये जिम ने तुरंत नेहा को पकड़ा और रूम नंबर 113 के दरवाजे पर ले गया और फिर नेहा के कान में बोलने लगा, Command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. I command you to go back to your room. कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ था और नेहा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। नेहा के होश में आने के बाद चीजें बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी। नेहा को अच्छी तरह से याद है कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे उसने अपने पति रविकांत की जान लेने की भी कोशिश की थी। इन सब के बावजूद रविकांत ने नेहा का साथ नहीं छोड़ा और एक यही हादसा था जिसने रविकांत और नेहा की जिंदगी में उनकी शादी को एक बार फिर से बचाया। कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें बचपन से ही वो दिखाई देते हैं जो इस दुनिया के होकर भी इस दुनिया के नहीं होते, और दूसरे वो जो मौत को जब बहुत करीब से देख लेते हैं उसके बाद वो वैसी दुनिया के लोगों को देखने लगते हैं। कुणाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1 साल के बाद उसे हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी वापस मिली थी। उसने इतने दिनों में बहुत करीब से मौत देखी थी, ऐसे लोगों की जिनकी जरूरत उनके परिवार को बहुत ज्यादा थी। जिंदगी अब जैसे कुणाल के लिए भी सफेद और लाल रिस्टबैंड हो गई थी। हॉस्पिटल में आने वाले हर पेशेंट के हाथ में सफेद रिस्टबैंड बांधा जाता था और अगर उस पेशेंट की मौत हो जाए तो सफेद हटाकर लाल रिस्टबैंड बांधकर उसे मॉर्ग में रख दिया जाता था, तब तक जब तक उसके परिवार से कोई उसकी डेड बॉडी को क्लेम न करे। रोज की ही तरह राउंड लेने के बाद में कुणाल वार्ड में करीबन 2 बजे एक कोने में बैठा अपनी चेयर पे ही बैठा बैठा सो रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, कुणाल को धीरे धीरे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी जो धीरे धीरे तेज हुई। ये झटके से कुणाल उठा तो देखा पूरे वार्ड में कहीं कोई नहीं करा रहा था। सिर्फ सोए हुए मरीजों की भारी सांसें
और ईसीजी मशीन की आवाजें आ रही थी। कुणाल को लगा कि शायद ये उसका वहम था। वो दोबारा आंखें बंद करके थोड़ा आराम से बैठा तो करीबन 5 मिनट के बाद जैसे ही आंखों में नींद का नशा छाया, वापस वही आवाज आई। कुणाल की आंखें फिर एक झटके से खुली, लेकिन कहानी फिर वही। पूरे वार्ड में कोई भी पेशेंट कराह नहीं रहा था। कुणाल को लगा जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। वो अपनी जगह से उठकर मुंह धोने गया। वॉशरूम से जरा सा ही दूर था कि तभी एक आवाज आई। आवाज नीचे के फ्लोर से आ रही थी। कुणाल नीचे वाले फ्लोर पे गया। वहां जाकर देखा कि एक बच्चा अकेले खेले जा रहा था। रात के इस वक्त बच्चे को इस तरह अकेला खेलते देख कुणाल ने कहा, अरे बेड के बाहर इतनी रात अकेले क्या कर रहे हो? चलो जाओ अपने बिस्तर पर सो जाओ वापस। वो बच्चा चुपचाप अंदर चला गया। कुणाल वापस ऊपर फ्लोर पे जाने को पलटा ही था कि एक प्लास्टिक की बॉल उसके पैरों तक आई। कुणाल जैसे ही पलटा, उसने देखा कि जमीन पे ऐसे ही पड़ी हुई वो बॉल जरा सी हिली और लुढ़कती हुई एक बार फिर उसके पैरों के पास आकर रुक गई। कुणाल इस हॉस्पिटल में एज ए जूनियर डॉक्टर आया था। जब देर रात वॉशरूम गया तो नीचे के फ्लोर से किसी के खेलने की आवाज आई। नीचे जाकर देखा तो एक बच्चा अकेले खेले जा रहा था। उसे अंदर भेजकर कुणाल वापस जाने लगा अपने वार्ड की तरफ तो उसके पैरों के पास एक बॉल आकर टकराई। अपनी आंखों के सामने उसने बॉल को थोड़ा सा हिलते और फिर लुढ़क कर अपने पास आते देखा। कुणाल ने बॉल उठा के अपनी जेब में रखी और वापस अपने वार्ड की ओर जाने लगा तो एक बार फिर वही बॉल की आवाज आई। कुणाल वहीं से बोलता हुआ वार्ड की तरफ गया, अरे बच्चों सो जाओ, ये हॉस्पिटल है, स्टे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि वार्ड में घुसकर देखा वहां कोई नहीं था। कुणाल ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, बॉल तो उसकी जेब में थी। कुणाल ने इधर उधर देखा पर उसे कहीं कोई नजर नहीं आया जो जगा हुआ था। इसी सन्नाटे के बीच में एक आवाज कुणाल के कानों तक पहुंची, पोशंपा भाई पोशंपा, डॉक्टर ने ये क्या किया? गौर से सुनने पर ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज वार्ड के ही एक कोने में लगे पर्दे के पीछे से आ रही है। दबे कदमों के साथ कुणाल आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो आवाज उसे और भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस वक्त वो पर्दे के ठीक सामने खड़ा था और उस आवाज को भी सुन पा रहा था। हिम्मत करके जब कुणाल ने पर्दा हटाया तो ना तो वहां कोई दिखाई दिया और ना ही अब कोई आवाज सुनने को मिल रही थी। यहां चीजें नॉर्मल नहीं लग रही थी, इसलिए कुणाल तुरंत वापस अपने वार्ड की ओर जाने लगा कि तभी उस फ्लोर का वॉचमैन आता हुआ दिखाई दिया। कुणाल ने उससे गुस्से में कहा, कहां चले गए थे? यहां बच्चे वार्ड से बाहर निकल करके धमा चौकड़ी मचा रहे हैं। हाँ, जरा ध्यान रखा करो इन बच्चों का। इतना कहते कहते कुणाल वापस अपने वार्ड की ओर ऊपर जाने लगा कि बीच रास्ते में उसे वॉशरूम दिखाई दिया। वॉशरूम देखते ही उसे मुंह हाथ धोने की बात याद आई। कुणाल वॉशरूम में गया
मुंह हाथ धो ही रहा था कि पीछे के एक टॉयलेट का दरवाजा खोला, फिर बंद हो गया। कुणाल ने पानी का नल बंद किया और शीशे में ही देखा कि दरवाजा फिर से खुला और बंद हुआ। न कोई अंदर जाता हुआ दिखा, न बाहर आता हुआ, बस एक ही आवाज सुनाई दी। जो कुछ भी हुआ उसे जानबूझकर नजरअंदाज करते हुए कुणाल जब वापस अपने वार्ड में गया तो उसकी पेशेंट की लिस्ट में 2 नाम काटे हुए थे। न जाने कुणाल को क्या सूझी कि उसने जाकर उन 2 पेशेंट्स का बेड चेक किया तो दोनों की ही मौत हार्ट अटैक से कुणाल की आंखों के सामने हुई। कुणाल कुछ भी न कर पाया। कुणाल 1 साल के बाद हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर आया था। पहले तो उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी, फिर उसे एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया। वो जब वापस अपने वार्ड में आया तो उसकी चेकलिस्ट में 2 पेशेंट्स के नाम कटे हुए थे। जब जाकर उनका बेड चेक किया तो दोनों की मौत लगभग एक ही साथ हार्ट अटैक से कुणाल की आंखों के सामने ही हुई। कुणाल ने हॉस्पिटल में उसके साथ नाइट ड्यूटी पे काम कर रही नर्स से कहा कि हमें इन्हें मॉर्ग में शिफ्ट करना पड़ेगा जब तक इनकी फैमिली आकर बॉडी ना क्लेम कर ले। हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज के अनुसार उन दोनों पेशेंट्स के हाथ से व्हाइट रिस्टबैंड खोलकर उन्हें लाल रंग का रिस्टबैंड पहना दिया गया। दोनों डेड बॉडीज को मॉर्ग में शिफ्ट करने के बाद कुणाल और वो सिस्टर लिफ्ट में वापस अपने वार्ड वाले फ्लोर पे जा रहे थे कि लिफ्ट एक फ्लोर पे रुकी। दरवाजा खुला तो एक आदमी मुस्कुराता हुआ लिफ्ट के सामने खड़ा था। उसे देखते ही पता नहीं कुणाल को क्या हुआ। उसने जल्दी जल्दी लिफ्ट को बंद करने का बटन दबाया। इतना घबराया हुआ कुणाल आज से पहले कभी नहीं दिखा था। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, नर्स ने पूछा, क्या हुआ सर, आप इतना घबरा क्यों गए थे? कुणाल ने कहा, तुमने देखा नहीं, मरने के बाद जो लाल रिस्टबैंड हम पहनाते हैं, उस आदमी के हाथ में वही लाल रिस्टबैंड था। नर्स ने मुस्कुराते हुए कुणाल को देखा और अपना हाथ दिखाते हुए पूछा, सर कहीं आप ऐसी रिस्टबैंड की बात तो नहीं कर रहे? आंख खुली तो कुणाल खुद हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में एडमिट था। उसके हाथ में सादे रंग का रिस्टबैंड था और बगल में रखे कैलेंडर में डेट 5 दिन बाद यानी 21 दिसंबर की थी। पर जहां तक कुणाल को याद है, जब वो लिफ्ट में उस दिन बेहोश हुआ था, उस दिन की तारीख 16 दिसंबर थी। उसने अपने बेड के टेबल पर रखी पेशेंट की चेकलिस्ट देखी तो उस पर लिखा था कि सर पे बहुत तेज चोट लगने से वो बेहोश हुआ था। उसने अपने सर के पीछे वाले भाग में हाथ लगाया तो दर्द बहुत ज्यादा था। वार्ड की ट्यूबलाइट जल रही थी। कुणाल उठकर बाथरूम तक गया। बाथरूम के अंदर प्लास्टिक की एक बॉल लुढ़कते हुए उसके पैर के पास आई। कुणाल ने जब तक बॉल उठाई, उसे बाहर से आती हुई वही आवाज सुनाई दी जो 5 दिन पहले उसने सुनी थी। बाथरूम से बाहर निकला तो वार्ड की ट्यूबलाइट ऑफ थी। बाहर से आती हल्की रोशनी में कुणाल ने देखा कि एक बच्चा उसके बिस्तर में उसकी तरफ पीठ किए बैठा है। कुणाल अपने बेड के पास जाकर बोला, तुम वही हो ना जो उस दिन रात को नीचे खेल रहे थे? और ये बॉल तुम्हारी है ना? यहाँ क्या कर रहे हो तुम, वो भी इस वक्त? उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ को पीछे करके
कुणाल के हाथ में कुछ रख दिया मेरे पास और उसके बाद दौड़ता हुआ उस वार्ड से बाहर चला। कुणाल ने मुट्ठी खोल के देखी कि बच्चे ने उसे क्या दिया था, तो उसकी आंखें वहीं की वहीं अटकी रह गई। कुणाल 1 साल के बाद में हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पर आया था। उस रात उसे वार्ड में अकेला एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया और फिर सर पे लगी चोट से जब वो जागा तो तारीख 16 से 21 दिसंबर हो चुकी थी। अपने ही वार्ड में अब वो एक पेशेंट था। जब उठकर वॉशरूम से बाहर आया तो उसके बेड पर एक बच्चा दिखा जिसने कुणाल के हाथ में एक चीज दी और दौड़ता हुआ बाहर चला गया। कुणाल ने ध्यान से देखा, ये एक लाल रिस्ट बैंड था जिस पर पेशेंट का नाम लिखा था अर्पण और उसकी उम्र लिखी थी 10 साल। कुणाल की नजरों के सामने जैसे किसी हिंदी फिल्म के सीन की तरह 1 साल पुरानी वो बात घूमने लगी। करीबन 1 साल पहले कुणाल का वो पहला हफ्ता था। उस समय उसकी नाइट ड्यूटी ही थी, लेकिन तब चिल्ड्रंस वार्ड में थी। नया नया कुणाल हमेशा ही अपनी मस्ती में लगा रहता था। चिल्ड्रंस वार्ड का चक्कर मारकर अपने फोन पे हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम पे गाने सुन रहा था। रात के करीबन 2:45 बज रहे थे और सब कुछ अंडर कंट्रोल ही था, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं थी। आराम से गाने सुनते सुनते ही वो सोने चला गया। सुबह उठा तो पाया अर्पण, जिसकी उम्र 10 साल, उसकी डेथ हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसे हमेशा लगता था जैसे शायद उसने नेग्लेक्ट किया हो, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान गई हो, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे की मौत भी करीबन 3 बजे हुई थी। ये सब कुछ उसके साथ क्यों हो रहा था? कुणाल को जैसे अचानक ही सब समझ में आ गया था। ये उसी की लापरवाही थी कि वो बच्चा अर्पण मारा गया था। कुणाल अपने सीनियर डॉक्टर को ये सारी बातें बताने के लिए भागा, पर वहां केबिन में डॉक्टर नहीं थे। कुणाल वापस जब बाहर निकला तो देखा चारों तरफ अचानक बहुत सारे पेशेंट्स घूम फिर रहे थे। कोई एक्सीडेंट में चोट खाया हुआ था, कोई बच्चा था, तो कोई और कुछ, और सबके हाथों में एक लाल रंग का रिस्ट बैंड। उसी कॉरिडोर के आखिर में खड़ा था वो बच्चा, और इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। कुणाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसने भागना और चिल्लाना शुरू किया, डॉक्टर, सिस्टर, कोई है, कोई है, प्लीज सुनो मेरी बात, प्लीज मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई सुन रहा है मेरी बात, कोई सुन रहा है, डॉक्टर, सिस्टर, मुझे बचा लो, सिस्टर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कुणाल चीखता चिल्लाता हुआ वापस अपने वार्ड में पहुंचा, और न जाने उसे क्या सूची की उसने पेशेंट लिस्ट चेक की जिसमें उसके नाम को काट दिया गया था। उसने तुरंत वहां रखे फोन पे डॉक्टर को फोन करके इन्फॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन फोन की ओर हाथ बढ़ाए उससे पहले उसकी नजर गई अपने ही बेड पर, जहां कुणाल खुद लेटा हुआ था, और उसके हाथ में था एक लाल रंग का रिस्ट बैंड और कुछ डॉक्टर्स की आवाज। सर पे इसके बहुत गहरी चोट थी। हमने एक काबिल डॉक्टर को खो दिया है।
बर्नाडेट को आज नींद बड़ी देर से और बड़ी मुश्किल से आई थी और सोते ही उसका फोन बजने लगा। नींद में थी इसलिए शुरू में उसने इग्नोर किया, लेकिन जब फोन बार बार बजे जा रहा था तो उसने फोन उठाया। हेलो। नींद में ही बर्नाडेट ने हेलो हेलो किया। हेलो। तो सामने से एक टूटी फूटी अजीब सी आवाज आई। बर्नाडेट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आधी नींद में ही फोन कट करके सो गई। सुबह उठी तो देखा फोन के वॉइसमेल में एक मैसेज था। बर्नाडेट ने पहले रिसीव्ड कॉल्स चेक किए तो कल रात उसने नींद में जो फोन उठाया था वो उसके डैड के नंबर से था और वॉइसमेल पे मैसेज भी डैड के नंबर से ही आया था। उसने वॉइसमेल सुना तो उसमें एक आवाज थी, Help me, please, Bernadette. Help me. तुरंत दौड़ के बर्नाडेट अपने पापा के रूम में गई। उसके पापा मॉर्निंग प्रेयर कर ही रहे थे कि बर्नाडेट बोली, डैड, कल रात को आपने मुझे फोन किया था क्या? और फिर ये वॉइसमेल, सब ठीक तो है ना डैड? एडविन यानी बर्नाडेट के पापा पलटे और बोले, क्या कह रही हो तुम? मुझे वैसे भी अपने फोन पे सिर्फ फोन करना और मैसेज करना ही आता है, तुम पता नहीं क्या कह रही हो। बर्नाडेट जानती थी कि एडविन को ज्यादा अच्छे तरीके से फोन का इस्तेमाल करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे एडविन शायद कुछ छिपा रहा है। उसने कहा, डैड, आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं ना? सब कुछ ठीक है ना? वैसे भी जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं आप पर बिजनेस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एडविन ऐसी बातों पर बर्नाडेट को कभी डांटता नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ये सुन के बर्नाडेट से गुस्से में बोला, एक बार कहा ना मैंने कोई फोन नहीं किया था और एक घर में रह के मैं तुम्हें फोन क्यों करूंगा। बर्नाडेट उस रात जब सोने से पहले बाथरूम गई तो हाथ मुंह धोते वक्त उसने कमरे में एक आवाज सुनी। बर्नाडेट को पहले तो लगा कि शायद एडविन यानी कि उसके डैड होंगे, लेकिन 2-3 बार डैड, आप उसकी आवाज देने के बाद भी बाहर आप हो? जब कोई आवाज नहीं आई तो नल को तुरंत बंद करके वो बाहर निकली। कमरे में देखा तो एडविन कहीं नहीं दिखा। कमरे से बाहर निकलकर देखा तो एडविन नीचे टीवी देख रहा था। बर्नाडेट को लगा कि शायद ये उसका वहम था। जब वो वापस बाथरूम में गई तो देखा जिस नल को वो बंद करके आई थी वो नल चालू था। एडविन अपनी बेटी बर्नाडेट के साथ इस नए घर में शिफ्ट हुआ तो बर्नाडेट के साथ कुछ अजीब हादसे हुए। रात भर उसका फोन बजता रहा और सुबह जब उठी तो डैड के नंबर से ही एक वॉइसमेल आया हुआ था। Help me, please, Bernadette. Help me. जो उसके डैड का कहना था कि उन्होंने भेजा ही नहीं था। उसके बाद उसके वॉशरूम में उसके साथ एक अजीब सा हादसा हुआ जहां उसका बंद किया हुआ नल अपने आप ही चल पड़ा। बर्नाडेट ने नल को वापस बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। आज की रात उसने अपना फोन सोने से पहले स्विच ऑफ कर दिया था। ये रात बहुत ही आसानी से कटी। शायद परेशानियों के बादल छट गए थे, जो सच था नहीं। सुबह उठकर उसने अपना फोन चेक किया तो फोन जो वो स्विच ऑफ करके सोई थी वो फोन स्विच ऑन था और साथ ही उसके डैड एडविन के नंबर से एक वॉइसमेल भी। वॉइसमेल चलाया तो आवाज आई, Why
बर्नाडेट को इसके पहले एडविन डांट चुका था, इसलिए इस बार उसने एडविन से पूछा तक नहीं। एडविन जब नहा रहा था तो चुपचाप बर्नाडेट उसके कमरे में गई और उसके फोन को चेक किया। पूरी रात में उसमें ना तो कोई डायल्ड कॉल था, ना ही रिसीव्ड कॉल, और ना ही उस फोन से कोई वॉइस मेल भेजा गया था। बर्नाडेट की समझ नहीं आ रहा था कि यह सब आखिरकार हो क्या रहा था, पर इन सब के होने का कारण भी पता लगाने की उसने ठान ली थी। एक तरफ रात को जब एडविन रोज की तरह टीवी देख रहा था, तो बर्नाडेट फोन के करीब बैठे अपने कमरे में उसके बजने का इंतजार कर रही थी। काफी देर तक जब फोन नहीं बजा और बर्नाडेट को नींद आने लगी, तो उसने फोन लाउड मोड में डालकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद बर्नाडेट का फोन बजा। फोन उठाकर सबसे पहले बर्नाडेट ने कमरे से बाहर निकलकर नीचे देखा। एडविन अभी भी टीवी ही देख रहा था और फोन पे कुछ आवाज आ रही थी जो बर्नाडेट ने ध्यान से सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। एडविन को कुछ बताती तो वो शायद फिर से उस पर चिल्लाता, इसलिए बर्नाडेट चुप रही। फोन पर आती उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। फोन के अलावा वो आवाज उसे कहीं और से भी आ रही थी, इसलिए उसने इधर उधर देखना शुरू किया तो पता चला कि आवाज कहीं और से नहीं, उसके कमरे से ही आ रही थी। दबे पांव जैसे ही वो कमरे में घुसी, फोन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हुआ और साथ ही वो आवाज भी बंद हुई। न जाने बर्नाडेट को क्या सूझी कि उसने उस नंबर पर फोन किया और इस बार फोन की रिंग सुनाई दी जो शायद अलमीरा के अंदर से आ रही थी। बर्नाडेट और उसके डैड एडविन अपने नए घर में शिफ्ट हुए। बर्नाडेट के फोन पे एक नहीं बल्कि 2 बार एडविन के नंबर से वॉइस मेल आया जिसमें कोई बर्नाडेट से मदद मांग रहा था। Help me, please, Bernadette. Help me. पर गौरतलब बात यह है कि यह वॉइस ना ही एडविन की थी और ना ही एडविन को फोन इतने अच्छे से हैंडल करना आता था कि वो किसी को वॉइस मेल भेज सके। बर्नाडेट ने न जाने क्यों उस नंबर पे फोन किया तो रिंग उसके डैड के फोन पे नहीं बजी बल्कि अलमीरा के अंदर से उसकी आवाज आ रही थी। बर्नाडेट ने अलमीरा खोला और अंदर झांक ही रही थी कि पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ बेटा, तुम मुझे फोन क्यों कर रही हो? पलट के देखा तो एडविन उसके पीछे खड़ा था और बजता हुआ उसका फोन उसके हाथ में था। बर्नाडेट एकदम से चौंक गई और हैरान होकर बोली, डैड, आई हर्ड इट। फोन यहां आपके हाथ में है, पर उसकी आवाज अलमीरा के अंदर से आ रही थी। मुझे फिर से वो फोन आया और वो वॉइस मेल आया था। आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने उस नंबर पे कॉल बैक किया और फोन इसी अलमीरा में बज रहा था। कोई फोन पे इसी अलमीरा का दरवाजा भी खटखटा रहा था। प्लीज ट्रस्ट मी डैड, ट्रस्ट मी। एडविन ने बर्नाडेट का रिएक्शन देखा तो वो समझ गया था कि बर्नाडेट झूठ नहीं बोल रही है। उसने कहा, ओके बेटा, आई ट्रस्ट यू। तुम यहां मत सोना आज, चलो मेरे रूम में सो जाओ, डर नहीं लगेगा, चलो मेरे साथ। बर्नाडेट बहुत डरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जब वो सोई तो एडविन के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। वो उठा
और बर्नाडेट के रूम में पहुंचा। अलमीरा के सामने खड़े होकर उसने अलमीरा के दरवाजे को खोला और कहा, कम ऑन रॉजर, बच्ची से मदद मांग रहे हो तुम? क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? मर चुके हो तुम। यू आर डेड। मैंने अपने इन्हीं हाथों से मार दिया था तुम्हें, और अगर तुम जिंदा होते तो फिर से मार देता तुम्हें आज। एडविन वापस अपने कमरे में आया तो बर्नाडेट सुकून से सो रही थी। वो भी जाकर लेट गया। रात भर कोई दिक्कत नहीं हुई। शायद ये तूफान से पहले की शांति थी। सुबह एडविन की आंख खुली तो सामने बर्नाडेट बैठी थी। उसके चेहरे पे डर तो था, लेकिन डर से कहीं ज्यादा उसके चेहरे पर दुख था। उसने अपना फोन एडविन के सामने किया और एक वॉइसमेल प्ले किया जो आज सुबह ही आया था एडविन के नंबर से। और इस बार वॉइसमेल में एडविन की आवाज थी, कम ऑन रॉजर, बच्ची से मदद मांग रहे हो तुम? क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? मर चुके हो तुम। यू आर डेड। मैंने अपने इन्हीं हाथों से मार दिया था तुम्हें, और अगर तुम जिंदा होते तो फिर से मार देता तुम्हें आज। बर्नाडेट और एडविन को इस नए घर में शिफ्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे, और इन कुछ ही दिनों में बर्नाडेट के साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जो यकीन से परे हैं। बर्नाडेट के फोन पे उसके डैड एडविन का एक वॉइस मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा था, कम ऑन रॉजर, बच्ची से मदद मांग रहे हो तुम? क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? मर चुके हो तुम। यू आर डेड। मैंने अपने इन्हीं हाथों से मार दिया था तुम्हें, और अगर तुम जिंदा होते तो फिर से मार देता तुम्हें आज। जब ये पूरी सच्चाई बर्नाडेट के सामने थी तो एडविन ने बर्नाडेट को अब सच बताना ही जरूरी समझा। उसने कहा, दरअसल रॉजर बिजनेस में मेरा पार्टनर था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ बिजनेस पर नहीं थी, उसकी तुम पर भी खराब नजर थी बर्नाडेट। एक रात इसी कमरे में बैठ के हम दोनों बिजनेस की बातें कर रहे थे। हम दोनों ही नशे में थे जब उसने मुझसे कहा कि अगर बिजनेस में बने रहना चाहता हूं मैं, तो बर्नाडेट की शादी मुझे रॉजर से करवानी पड़ेगी, नहीं तो वो मुझे सड़क पर ले आएगा। रॉजर की ऐसी बात पे किसी भी बाप को जैसा लगना चाहिए था, मुझे भी वैसा ही लगा, और मैंने भी वही किया जो कोई और बाप करता। मैंने वही बॉटल उसके सर पे मार दी थी। वो चीखने चिल्लाने लगा। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने वही टूटी हुई बॉटल उसे खोप के उसे मार डाला। फिर अलमीरे के पीछे क्लोजेट में उसे चुनवा दिया। रॉजर की लाश नहीं मिली, इसलिए पुलिस फाइल्स में वो आज भी गायब है, और बिजनेस पार्टनर होने के नाते सारी प्रॉपर्टीज और बिजनेस पर अब मेरा हक है। ये घर भी रॉजर का ही था ना, और तुम उसी कमरे में रहती हो जहां पर मैंने रॉजर को मारा था। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। बर्नाडेट उस रात के बाद कभी उस कमरे में दोबारा नहीं सोई, लेकिन रॉजर ने कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बर्नाडेट जहां जाती, जो भी करती, रॉजर की मौजूदगी का एहसास उसे होता ही रहता। कभी टीवी देख रही होती तो टीवी में दिखता, प्लीज हेल्प मी। कभी घंटों तक लिखते लिखते अचानक समझ आता कि वो क्या लिख रही है। बर्नाडेट, प्लीज हेल्प मी। बाथरूम के शीशे पर उसे वो लिखावट नजर आती, हेल्प मी। बर्नाडेट
इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि एक दिन उसने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कमरे में अलमीरा के पीछे की दीवार तोड़वाई, जहां से एक स्केलेटन बरामद हुआ, और एडविन उसे रॉजर के मर्डर के जुर्म में लंबी सजा हुई। बेनेडिक्ट का हाल ऐसा हो गया कि वो चाह के भी किसी से मदद नहीं ले पाई, कहीं भी, किसी से भी। सिर्फ वो एक ही बात कहती, प्लीज हेल्प मी। आज बेनेडिक्ट मेंटल असाइलम में है और एडविन जेल में। बर्नाडेट को बस एक ही चीज सुनाई देती है, जो उसके कमरे की दीवारों पर भी चारों तरफ लिखा है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी।